हम लोग कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी करने वाले हैं, राइट। तो आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या बैलेंस शीट में रिजर्व्स एंड सरप्लस क्या बैलेंस शीट में रिजर्व्स एंड सरप्लस नेगेटिव हो सकता है। चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि जो ये टर्न अराउंड लिमिटेड है, ये जो टर्न अराउंड लिमिटेड है, इसकी बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल जो इन्होंने दे रखा है वो 50 लाख का शेयर कैपिटल है, और रिजर्व एंड सरप्लस जो दे रखा है वो -15 लाख का दिखाया है, मतलब नेगेटिव में दिखाया है। यहां देख सकते हैं आप, राइट, नेगेटिव में है। और नोट्स में लिखा है कि रिजर्व एंड सरप्लस, जनरल रिजर्व एंड सरप्लस जो है, नोट्स में क्या लिखा है इन्होंने कि रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर जो जनरल रिजर्व है वो 10 लाख का है, और प्रॉफिट एंड लॉस का जो स्टेटमेंट है वो डेबिट बैलेंस है 25 लाख का, राइट। तो ये आपको नोट्स में दिया हुआ है। फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप तक आपको ऑडियो वीडियो क्लियरली सुनाई दे रहा हो तो प्लीज ओके टाइप कर दे, राइट, चैट बॉक्स में, ताकि मैं समझ पाऊँ कि हाँ, जो जो मैं आपको समझा रहा हूँ वो आप तक क्लियरली पहुंच रहा है। चलिए से वापस इस क्वेश्चन में वापस आते हैं हम लोग। ये डेटा हमें दी गई है, राइट। तो अब सवाल यह है कि क्या बैलेंस शीट में रिजर्व एंड सरप्लस निगेटिव दिखाना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से सही है। अब आप यहाँ पे तो देख ही रहे हैं कि जो बैलेंस शीट है इसमें रिजर्व एंड सरप्लस नेगेटिव दिखाया जा रहा है। तो क्वेश्चन यही कर रहा है कि अकॉर्डिंग टू द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट described is presentation of reserves and surplus as -15 lakh on turnaround limited balance sheet correct। ऑप्शन ए कह रहा है नहीं, ये गलत है, ये जो है लॉस एसेट साइड पे दिखाना चाहिए। ये जो लॉस है, ऑप्शन ए कह रहा है कहां दिखाना चाहिए, एसेट साइड पे। देखिए यहाँ लिखा है ना, शुड बी सोन एज एसेट। ऑप्शन बी कह रहा है कि नहीं, ये गलत है, पहले रिजर्व को एडजस्ट करके बाकी लॉस अलग दिखाना चाहिए। यानी कि पहले आप जो है रिजर्व को एडजस्ट कीजिए और फिर बाकी लॉस को दिखाइए। ऑप्शन सी कह रहा है कि बिल्कुल ये सही है, ठीक है। पी प्रॉफिट एंड लॉस का जो डेबिट बैलेंस होता है वो सरप्लस के अंदर नेगेटिव फिगर के रूप में दिखाया जाता है। और ऑप्शन डी कह रहा है बिल्कुल सही है, पर सिर्फ ऑडिटर की परमिशन से, इट हैज अ प्रायर परमिशन फ्रॉम इट्स ऑडिटर। देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ना आपके मैकमिलन बुक से ली गई है, राइट। आप मैकमिलन बुक में देखेंगे साफ साफ ये वर्ड लिखा हुआ है, उसी के बेसिस पे ये कहानी आपके लिए बनाई गई है ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए। हमारा मेन मकसद यही होता है कि आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिल जाए इसके स्टडी के माध्यम से। यदि आप जानते हैं तो प्लीज आप जवाब दें, ए बी सी या डी, विच ऑप्शन डू यू थिंक इज करेक्ट। आप अपना रिस्पॉन्स चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। यू विल सी अ चैट बॉक्स ऑन योर स्क्रीन, प्लीज टाइप योर रिस्पॉन्स। मैं आपको क्वेश्चन दोबारा दिखाता हूं, लेट मी शो यू द क्वेश्चन वंस अगेन, राइट। तो ये देखिए, ये चार ऑप्शन है, ए बी सी और डी। सबसे पहले आप यह बताइए कि जब एक कंपनी को लॉस होता है तो वो बैलेंस शीट के एसेट साइड पे दिखाया जाता है या इक्विटी साइड के अंदर एडजस्ट किया जाता है। चैट बॉक्स में लिखिए एसेट या इक्विटी। मेरा पहला सवाल है कि जब भी मान लीजिए किसी कंपनी को लॉस होता है, कंपनी को मान लीजिए लॉस हो गया, तो वो बैलेंस शीट का एसेट साइड में जाता है या इक्विटी साइड में दिखाया जाता है। बताइए तो, चैट बॉक्स में टाइप कीजिए एसेट या इक्विटी। लॉस हो रहा है तो कहां पे दिखाएंगे बैलेंस शीट के, एसेट साइड में दिखाएंगे और या इक्विटी साइड में दिखाएंगे। प्लीज टाइप योर रिस्पॉन्स। देखिए जितना सेशन को इंटरेक्टिव बनाएंगे ना उतना आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिलेगा, और दोस्तों उतना ही कॉन्फिडेंटली आप एग्जामिनेशन में क्वेश्चन को टैकल कर पाएंगे। दोस्तों इसका सही जवाब मैं बताता हूं कि लॉस जो होता है ना वो कभी एसेट साइड पे नहीं आता, नेवर ऑन द एसेट साइड, लॉस नेवर कम ऑन द एसेट साइड। लॉस हमेशा इक्विटी को क्या करता है, रिड्यूस करता है। लॉस ऑलवेज डिक्रीजेस द इक्विटी, राइट। तो जरा ऑप्शन ए को पढ़िए। ऑप्शन ए क्या कर रहा है कि द नेगेटिव बैलेंस फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस शुड बी शोन एज एसेट। ये तो गलत हो गया ना। अभी मैंने आपको बताया कि जो भी लॉस होता है ना उसको कभी भी आप एसेट साइड पे मत दिखाइए। बताइए ये गलत हुआ कि नहीं हुआ, बताइए। चलिए अगले अगले ऑप्शन को देखते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट ऑप्शन दैट वी हैव। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी को यदि हम देखें, लेट्स सी द ऑप्शन नंबर बी। तो अच्छा, एक दूसरा सवाल आपसे हम पूछते हैं, ये बताइएगा, इसका जवाब दीजिएगा कि अगर मान लीजिए कि एक कंपनी है जिसका मान लीजिए कि जो जनरल रिजर्व है, सपोज द जनरल रिजर्व ऑफ अ कंपनी इज 10 लाख रुपीज, राइट। और मान लीजिए कि जो लॉस इनका हुआ है वो 25 लाख का लॉस हुआ है, राइट। तो क्या लॉ कहता है कि पहले रिजर्व का यूज करो और बाकी लॉस अलग दिखाना ही पड़ेगा, या डायरेक्टली कंबाइंड फिगर दिखा सकते हैं। आपको आपको क्या सोचना है। मेरा सवाल, मैं आपको फिर से सवाल पूछ रहा हूं, या ध्यान से सुनिएगा सवाल। सवाल यह है कि अगर कंपनी के पास जनरल रिजर्व है 10 लाख का और लॉस जो है 25 लाख का हुआ है,
तो लॉ क्या कहता है इसके बारे में कि क्या पहले रिजर्व को हम यूज कर लें और बाकी लॉस अलग दिखाना पड़ेगा, या डायरेक्टली कंबाइंड फिगर दिखा दें? क्या लगता है दोस्तों, कंबाइंड फिगर दिखाना सही रहेगा या पहले हम लोग रिजर्व को यूज कर लें? विच ऑप्शन डू यू थिंक? ऑप्शन नंबर ए से कंबाइंड फिगर, ऑप्शन नंबर बी से रिजर्व। बताइए क्या लगता है दोस्तों। देखिए यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात यह है दोस्तों कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या बोलता है कि जो हमारा पीएलएन, पीएलएन समझते हैं? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यह बोलता है कि जो प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस होता है, प्रॉफिट एंड लॉस का जो डेबिट बैलेंस होता है वो सरप्लस के अंदर, सरप्लस हेड के अंदर नेगेटिव में दिखाना है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस का जो डेबिट बैलेंस, देखिए अब मैं आपको यह बता रहा हूं कि प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस को बैलेंस शीट में कैसे दिखाते हैं। तो बैलेंस शीट में आपको एक सरप्लस हेड के अंदर, सरप्लस एक हेड होता है जिसके अंदर आपको नेगेटिव बैलेंस दिखाना है, और फिर उसके बाद एग्रीगेट रिजर्व एंड सरप्लस टोटल दिखाना है। उसके बाद क्या दिखाना है आपको? एग्रीगेट सरप्लस रिजर्व एंड सरप्लस जो है टोटल दिखाना है, राइट। चाहे वो नेगेटिव ही हो जाए, राइट, तो भी आपको दिखाना है। तो जरा ऑप्शन नंबर बी को जरा पढ़ें, क्या कह रहा है? नो इट इज इनकरेक्ट, द जनरल रिजर्व शुड बी यूज्ड टू फुल्ली ऑफसेट द लॉस एंड ओनली द रिमेनिंग नेगेटिव बैलेंस शुड बी शोन सेपरेटली। ये गलत हो गया ना। अभी मैंने आपको रूल बताया, रूल ये बताता है कि प्रॉफिट एंड लॉस का जो भी डेबिट बैलेंस है उसको बैलेंस शीट में सरप्लस के अंदर नेगेटिव में दिखाना है, राइट, और फिर एग्रीगेट रिजर्व एंड सरप्लस का टोटल दिखाना है। ये तो उल्टा कह रहा है। ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है? ऑप्शन नंबर बी यह कह रहा है कि पहले रिजर्व को एडजस्ट करके बाकी लॉस अलग दिखाया जाता है। ये गलत है। समझ में आया दोस्तों? सवाल यही है ना कि जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का जो डेबिट बैलेंस है उसको बैलेंस शीट में हम कैसे दिखाएंगे? हाउ डू वी रिप्रेजेंट द डेबिट बैलेंस ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस, यही क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर बी भी गलत है। चलिए अब आप यह बताइए, ठीक है, कि तीसरा सवाल यह है कि क्या ऐसा प्रेजेंटेशन ऑडिटर की स्पेशल परमिशन पे डिपेंड करता है, यानी बिना ऑडिटर के हाँ के कंपनी नेगेटिव दिखाई नहीं सकती? क्या लगता है दोस्तों, क्या यहाँ पे ऑडिटर का परमिशन का रिक्वायरमेंट है? बिल्कुल सही कह रहे हैं दोस्तों, यह अकाउंटिंग का मैंडेटरी ट्रीटमेंट है, ऑडिटर की मर्जी पे डिपेंड नहीं करता। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी भी क्या है? गलत है। समझ रहे हैं कि ये ऐसा अकाउंटिंग ऑडिटर हाँ कहे या ना कहे कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। आपका यदि नेगेटिव है डेबिट बैलेंस, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट बैलेंस है, तो दिखाना ही दिखाना है। अच्छा अब जरा ऑप्शन नंबर सी की बात कर लें, तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन बचा? यस, सी नंबर ऑप्शन इज द करेक्ट वन। बिल्कुल। देखिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का रूल क्या कहता है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का रूल यही कहता है कि जो प्रॉफिट एंड लॉस है, राइट, इसका जो डेबिट बैलेंस होता है वो नेगेटिव में यदि नेगेटिव है तो वो कहां आता है? वो सरप्लस के अंदर आता है, सरप्लस हेड के अंदर आता है, बैलेंस शीट में सरप्लस हेड के अंदर आता है। और जो रिजर्व एंड सरप्लस का एग्रीगेट दिखाया जाता है, चाहे वो माइनस ही क्यों ना हो। अब जरा इस केस में देखिए, इस केस में जरा देखिए आप, तो ये जो जनरल रिजर्व है, जनरल रिजर्व जो हमने निकाला उसमें क्या है? पहला 10 लाख है, पहले 10 लाख लिख दीजिए। उसमें से लॉस कितना का हुआ? 25 लाख का लॉस हो गया, तो 25 लाख माइनस कर दीजिए। तो अल्टीमेटली नेगेटिव फिगर कितना आ रहा है? 15 लाख का आ रहा है ना। तो बैलेंस शीट में हमको यही 15 लाख दिखाना है, समझे बात को? तो ये हमें बैलेंस शीट में हम ये 15 लाख को कहां दिखाएंगे? तो सरप्लस हेड के अंदर दिखाएंगे। ये बुक में आपकी एक लाइन में सीधा सीधा लिखा हुआ है कि प्रॉफिट एंड लॉस का जो डेबिट बैलेंस होता है वो बैलेंस शीट के सरप्लस हेड में दिखाया जाता है, और वो भी एग्रीगेट दिखाया जाता है। 10 लाख पॉजिटिव है और डेबिट बैलेंस लॉस है हमारा 25 लाख का, तो एग्रीगेट कितना होगा? 15 लाख का होगा। ठीक है, समझ में आया दोस्तों? तो बैलेंस शीट में हमें 15 लाख दिखाना है। अब आप यह बताइए, अगर एक कंपनी का मान लीजिए, राइट, अगर एक कंपनी का मान लीजिए रिजर्व एंड सरप्लस जो है -100 करोड़ है, कितना है? -100 करोड़। ठीक है, तो आप एक इन्वेस्टर के रूप में खुश होंगे या टेंशन में रहेंगे? टाइप कीजिए चैट बॉक्स में। मान लीजिए एक कंपनी है जिसका रिजर्व एंड सरप्लस -100 करोड़ है, और आप मान लीजिए उस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो आप खुश रहेंगे या आप सैड रहेंगे? बताइए इस रिजर्व से सरप्लस को देखकर। तो दोस्तों ये क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ कंसेप्ट? सब बस इतना याद रखिएगा कि जो प्रॉफिट एंड लॉस का जो डेबिट बैलेंस होता है उसको हम लोग बैलेंस शीट में कहा शो करते हैं? उसको बैलेंस शीट में हम लोग कौन से हेड के अंदर शो करते हैं? सरप्लस के अंदर शो करते हैं, वो भी नेगेटिव फिगर के रूप में। और जो एग्रीगेट होता है रिजर्व एंड सरप्लस का, वो दिखाया जाता है। बस ये कंसेप्ट है। चलिए तो आज अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। आई होप प्रीवियस ईयर पिछला क्वेश्चन का कंसेप्ट आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। यदि क्लियर है तो प्लीज एक वर्ड लिख दीजिए, क्लियर। ठीक है, आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सवाल क्या कर रहा है कि ये जो नोवाटेक लिमिटेड है, नोवाटेक लिमिटेड
ने फ्रंटियर बैंक, दूसरा बैंक का नाम दिया हुआ है फ्रंटियर बैंक, तो नोवाटेक लिमिटेड ने फ्रंटियर बैंक से एक बड़ा टर्म लोन अप्लाई किया है। क्या अप्लाई किया है? टर्म लोन, टर्म लोन के लिए अप्लाई किया है, ठीक है, एक्सपेंशन के लिए। इनको एक्सपेंशन करवाना है तो इसीलिए इन्होंने टर्म लोन लिया। पिछले 5 साल के ऑडिटेड स्टेटमेंट दिए गए हैं, ठीक है ना, पिछले 5 साल के ऑडिटेड स्टेटमेंट दिए गए हैं, और सेल्स हर साल बढ़ रहा है। यहां देखिए ना, लिखा हुआ है ना, कंसिस्टेंट रेवेन्यू ग्रोथ, मतलब सेल्स हर साल बढ़ रहा है। जूनियर एनालिस्ट ने क्या बोला कि सेल्स ग्रोथ स्ट्रांग है, लोन को अप्रूव कर दो, ठीक है, आप अप्रूव कर दीजिए लोन को क्योंकि सेल्स ग्रोथ स्ट्रांग है। लेकिन जो हमारी सीनियर क्रेडिट मैनेजर हैं जिनका नाम है सारा, वो थोड़ी और डिटेल में एनालिसिस करना चाहती है। सी डिसाइड टू कंडक्ट अ डीपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, राइट। वो सिर्फ सेल्स ही नहीं बल्कि प्रॉफिटेबिलिटी, डेब्ट लेवल, कैश फ्लो, ये सभी चीजें चेक करना चाहती है। तो समझ में आया दोस्तों, कहानी समझ में आया? ये आपके सामने कहानी है। अब जरा हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। सवाल यह कह रहा है कि सारा का जो ये डिसीजन है वो किस प्रिंसिपल को रिफ्लेक्ट करता है, राइट। सो इज जस्टिफाइड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ अ बैंकर एनालिसिस? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए कह रहा है कि एग्जैक्ट ईपीएस को कैलकुलेट करना जैसे इक्विटी इन्वेस्टर करते हैं। ऑप्शन बी कह रहा है कि कंपनी की जो स्टैट्यूटरी और टैक्स कॉम्प्लायंस है उसे चेक करना। ऑप्शन सी कह रहा है कि डेंजर सिग्नल को डिटेक्ट करना, राइट, और असली फाइनेंशियल हेल्थ को समझना। और ऑप्शन डी कह रहा है कि मार्केट शेयर कॉम्पिटिटर से कंपेयर करना। बताइए, ये जो सारा का जो एनालिसिस है कि वो प्रॉफिटेबिलिटी देखना चाह रही है, डेप्ट लेवल देखना चाह रही है, ये कौन से प्रिंसिपल को जस्टिफाई कर रहा है? चलिए, ये सवाल है आपके सामने। अब आपसे मैं एक सवाल पूछता हूं, अब आप सब ये बताइए, अगर एक कंपनी की सेल बढ़ रही हो, ध्यान से सुनिएगा, सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, और यदि आप इसका जवाब दे देंगे ना तो इस क्वेश्चन का भी जवाब दे देंगे। मान लीजिए एक कंपनी है जिसकी सेल्स बढ़ रही है, राइट, लेकिन जो इसका प्रॉफिट है वो कम होते जा रहा है, तो बैंक के लिए रिस्क ज्यादा है या कम है? बताइए, रिस्की है या सेफ है? प्लीज टाइप योर रिस्पॉन्स। इज इट रिस्की और इज इट सेफ? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस ऑप्शन? क्या लगता है, ये रिस्की है या सेफ है? मेरा सवाल ये है कि मान लीजिए कि एक कंपनी की सेल्स बढ़ रही है लेकिन उसका प्रॉफिट कम हो रहा है, सो इज इट रिस्की और इज इट सेफ? जस्ट टाइप योर रिस्पॉन्स। बिल्कुल सही सोच रहे हैं दोस्तों। यहां पे क्या होगा कि देखिए, सेल्स तो बढ़ रहा है, सेल्स बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह नहीं कि कंपनी पैसा पैसा कमा भी रही है। अगर प्रॉफिट मार्जिन गिर रहा है तो बैंक का पैसा रिस्क में है, ये रिस्की वाला सिचुएशन है, समझे? इसको ध्यान रखिएगा। दूसरा सवाल, यह बताइए कि मान लीजिए कि कंपनी की सेल्स और प्रॉफिट दोनों बढ़ रही है, मान लीजिए सेल्स भी बढ़ रही है और प्रॉफिट भी बढ़ रही है कंपनी की, ठीक है, लेकिन जो डेप्ट लेवल है, कंपनी का जो डेप्ट लेवल है वो बहुत हाई है, डेप्ट लेवल काफी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो क्या बैंक को खुशी होना चाहिए या टेंशन होना चाहिए? टाइप कीजिए, खुशी होना चाहिए या बैंक को टेंशन में होना चाहिए? सॉरी, कंपनी की बात कर रहे हैं, बैंक की नहीं, ठीक है। फिर से मैं रिपीट कर देता हूं सवाल को। सवाल यह है कि मान लीजिए एक कंपनी है, उसकी सेल्स बढ़ रही है, उसकी प्रॉफिट भी बढ़ रही है, लेकिन जो उसकी डेप्ट लेवल है वो बहुत ज्यादा गति से बढ़ रही है। तो क्या कंपनी को खुशी होना चाहिए या टेंशन में होना चाहिए? बताइए दोस्तों। इसका सही जवाब है, मैं आपको बता देता हूं, इसका सही जवाब है, देखिए, ज्यादा यदि डेप्ट बढ़ेगा ना, ज्यादा डेप्ट बढ़ेगा मतलब कि जो इनकी रिपेमेंट कैपेसिटी है, समझे, जो इनकी क्षमता है रिपेमेंट करने की, ये डाउटफुल में आ जाएगी। किस में आ जाएगी? ये डाउटफुल में आ जाएगी। तो बैंक को रिपेमेंट चाहिए, बस सेल्स नंबर तो काफी नहीं है, तो ऑब्वियसली वो टेंशन में रहेगा। समझे बात को? अच्छा, एक और सवाल का जवाब दीजिएगा, एक और सवाल का जवाब दीजिएगा। मान लीजिए कि सेल्स, राइट, सेल्स बढ़ रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, डेप्ट भी मैनेजेबल है, डेप्ट भी मैनेजेबल है, राइट, लेकिन जो हमारा कैश फ्लो है वो नेगेटिव है, ठीक है। मतलब कैश फ्लो नेगेटिव का मतलब समझते हैं? देखिए, सेल्स बढ़ रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, डेप्ट को मैनेज किया जा सकता है, लेकिन कैश फ्लो नेगेटिव है। कैश फ्लो नेगेटिव का मतलब क्या हुआ कि पैसा आ ही नहीं रहा टाइमली। कैश फ्लो नेगेटिव का मतलब यही होता है ना कि जो पैसा है वो टाइमली नहीं आ रहा। तो क्या रिपेमेंट सेफ होगा? बताइए, इसका जवाब दीजिए। विल रिपेमेंट बी सेफ? यस और नो, यस और नो टाइप कर दीजिए चैट बॉक्स में। देखिए दोस्तों, ये सवाल मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं ताकि आपको आपको जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका जवाब आप दे पाए। बताइए, सेल्स बढ़ रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, डेब्ट भी मैनेजेबल है, राइट। तो सवाल ये कर रहा है कि क्या ये लेकिन कैश फ्लो नेगेटिव है, क्या ये रिपेमेंट मैनेजेबल होगा?
दोस्तों बिल्कुल सही सोच रहे हैं, कैश फ्लो ही असली रिपेमेंट सोर्स है, राइट। द द जो हमारा असली रिपेमेंट सोर्स होता है ना, वो क्या होता है, कैश फ्लो होता है। प्लीज रिमेंबर इट, कैश फ्लो जो होता है वो हमारा असली रिपेमेंट सोर्स होता है। अगर कैश फ्लो ही निगेटिव है तो बैंक के लिए तो एक तरह का रेड फ्लैग हो गया ये। दिस इज द काइंड ऑफ रेड फ्लैग फॉर द बैंक, राइट। तो दोस्तों अब आप ऑप्शन को जरा देखिए। ऑप्शन में देखिए सारा का क्या फोकस था, सारा का फोकस था, ध्यान दीजिएगा, जो हमारे जूनियर एनालिस्ट हैं, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि जो हमारे जूनियर एनालिस्ट हैं वो कह रहे हैं कि चलो हम केवल सेल्स अच्छा देख रहे हैं, अच्छा मेरा सेल्स अच्छा है तो हम अप्रूवल दे देते हैं लोन को। समझ रहे हैं, नोवाटेक एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ये बैंक के पास गई कि मुझे टर्म लोन दे दो क्योंकि मुझे एक्सपेंशन करना है। समझे, अब जो बैंक के जो जूनियर एनालिस्ट हैं वो बोलते हैं कि चलो ठीक है हम आपको लोन दे देते हैं क्योंकि आपका सेल्स ट्रेंड अच्छा है। बस इन्होंने सेल्स ट्रेंड देखा और बोला कि ठीक है मैं आपको लोन दे देता हूं। लेकिन जो सीनियर क्रेडिट मैनेजर है सारा, उन्होंने क्या बोला कि नहीं, केवल मैं ऐसे नहीं लोन दूंगी, राइट, आई विल नॉट गिव लोन जस्ट लुकिंग एट योर सेल्स ट्रेंड। उन्होंने क्या बोला कि मैं आपके प्रॉफिटेबिलिटी को भी देखूंगा, आई विल लुक एट द प्रॉफिटेबिलिटी, डेप्थ लेवल एंड कैश फ्लो, राइट। तो दोस्तों आप बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों सारा का जो फोकस था वो सिर्फ सेल ग्रोथ पे नहीं रुकना, बल्कि हिडन डेंजर सिग्नल को डिटेक्ट करना। अब ये जो हिडन डेंजर सिग्नल है वो क्या होते हैं, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए का राइट टू कैलकुलेट द ईपीएस, यहाँ कोई ईपीएस का मतलब ही नहीं है। टू एसेस द कंपनी कंप्लायंस विद स्टैट्यूटरी प्रोविजन, अब ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन सारा का जो मेन फोकस था वो ऑप्शन नंबर सी है, कि जो मेन डेंजर सिग्नल है उनको डिटेक्ट करना। कौन कौन डेंजर सिग्नल है, प्रॉफिटेबिलिटी, डेप्थ लेवल, कैश फ्लो, ये सब के सब डेंजर सिग्नल है, राइट। और फिर जाके जो है ट्रू फाइनेंशियल हेल्थ को डिटेक्ट करना, दैट इज वाई ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। ठीक है, अब आप खुद सोच के देखिए दोस्तों, इसका सोच के देखिए, आप बैंक के क्रेडिट मैनेजर हैं, ठीक है, आपके पास एक कंपनी आती है जिसका सेल्स ग्रोथ, मान लीजिए एक कंपनी आ रही है आपके पास टर्म लोन लेने, जिसका सेल्स ग्रोथ जो है 100% दिख रहा है, लेकिन जो प्रॉफिट है, वो जीरो है, और जो कैश फ्लो है वो नेगेटिव है। समझे, क्या आप लोन अप्रूव करेंगे या रिजेक्ट करेंगे, टाइप कीजिए चैट बॉक्स में। ठीक है, आपसे सिंपल सा सवाल है, आपके स्क्रीन पर आपको एक चैट बॉक्स दिख रहा होगा, प्लीज टाइप करें। आपके पास एक कंपनी आ रही है जिसका जिसका सेल्स ग्रोथ अच्छा है, पूरा 100% है सेल्स ग्रोथ, लेकिन प्रॉफिट नहीं है, कैश फ्लो नेगेटिव है, तो क्या ऐसा लोन को आप अप्रूव करेंगे, विल यू अप्रूव सच लोन, और यू विल रिजेक्ट सच लोन, व्हाट डू यू थिंक। तो दोस्तों ऑब्वियस सी बात है, जवाब आपके सामने है, आप रिजेक्ट करेंगे। दोस्तों यही डिफरेंस होता है जूनियर और सीनियर बैंकर की सोच में, एक से एक सिर्फ नंबर देख लेता है और एक डेप्थ में जाके रिस्क को समझता है। तो समझ में आया दोस्तों, इस क्वेश्चन से हमने क्या सीखा कि हमें डेंजर सिग्नल को देखना है। जब भी टर्म लोन का हम लोग रिकमेंडेशन करते हैं, अप्रूवल देते हैं, वी लुक एट द प्रॉफिटेबिलिटी, वी लुक एट द डेप्थ लेवल, वी लुक एट द कैश फ्लो, राइट। प्लीज रिमेंबर दिस कीवर्ड्स। आई होप दिस आर कॉल्ड डिटेक्टिंग द डेंजर सिग्नल। और दोस्तों इसी सवाल पे घुमा फिरा के जो है हमारा जो जून का एग्जामिनेशन हुआ था एवीएम में, उस पर सवाल आया था। आपको मैं बता दूं कि आपके सामने जो भी मैं क्वेश्चन प्रेजेंट कर रहा हूं, ये सब प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, तो आप इसके इंपॉर्टेंस को समझ सकते हैं और अच्छे से प्रैक्टिस करें। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आपको ये चीजें क्लियर हो रही हैं तो प्लीज एक क्लियर वर्ड टाइप कर दीजिए चैट बॉक्स में। आप हैंड रेज कर सकते हैं, यदि आपको कोई इशू आ रहा है चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं अपने रिस्पॉन्स को। चलिए अगला सवाल देखते हैं, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव। फ्रेंड्स अगला सवाल हमारा वेलोसिटी इंटरप्राइज के रिगार्डिंग है। किसके रिगार्डिंग है दोस्तों, वेलोसिटी इंटरप्राइज के रिगार्डिंग। तो वेलोसिटी इंटरप्राइज ने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिए, क्या दिए इन्होंने, फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिए, राइट। इनके जो जूनियर एनालिस्ट हैं उनका कहना है कि कंपनी बहुत ही प्रॉफिटेबल है, कंपनी बहुत ही प्रॉफिटेबल है, क्योंकि इस साल इनका जो नेट प्रॉफिट है वो 50 लाख का है और जो रेवेन्यू है वो 5 करोड़ का है। समझे, तो इनका कहना है कि कंपनी जो है वो बहुत ही प्रॉफिटेबल है। समझे, लेकिन जो सीनियर मैनेजर है, जो हमारे सीनियर मैनेजर है दोस्तों, वो इंसिस्ट करते हैं कि प्रॉफिट को ऐसे ही नहीं देखना चाहिए, राइट, दे शुड नॉट सी द प्रॉफिट लाइक दैट, राइट। उन्होंने बोला कि चलो एक रेशियो निकालते हैं। तो सवाल ये कर रहा है कि व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन द सीनियर मैनेजमेंट इंसिस्ट ऑन कैलकुलेटिंग अ रेशियो, मतलब आपसे ये पूछा जा रहा है कि रेशियो का क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों सीनियर मैनेजर जो है वो बोलते हैं कि नहीं हमें रेशियो कैलकुलेट करना चाहिए, ये सवाल है। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि सिर्फ परसेंटेज फॉर्मेट अलाउड है रेगुलेशन के हिसाब से, टू कन्वर्ट द फिगर इनटू परसेंटेज विच इज द ओनली फॉर्मेट अलाउड बाय द बैंकिंग रेगुलेशन। ऑप्शन बी कह रहा है कि प्रॉफिट को एक बेस फिगर से कंपेयर करना पड़ता है
ताकि असली एफिशिएंसी समझ में आए। टू कंपेयर द प्रॉफिट टू अ बेस फिगर टू ट्रूली मेजर द एफिशिएंसी। ऑप्शन सी कर रहा है कि रेशियो बनाते वक्त दोनों नंबर एक ही स्टेटमेंट से आना चाहिए। मतलब जब आप रेशियो बनाएंगे ना, ठीक है, दोनों जो नंबर है वो या तो फाइनेंस प्रॉफिट एंड लॉस से आए या बैलेंस शीट से आए। अब दो नंबर का मतलब क्या हुआ कि जब रेशियो होगा तो एक हमारा नंबरेटर होगा, एक हमारा डिनोमिनेटर होगा। तो इनका कहना है कि दोनों नंबर जो है एक ही जगह से आए, या तो बैलेंस शीट से आए या प्रॉफिट एंड लॉस से आए। और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है सिर्फ एप्लीकेंट को समझाने के लिए सिंप्लीफाई करना है। देखिए पिछली बार क्या सवाल आया था आपको मैं बता देता हूं कि जो रेशियो एनालिसिस है ना उसका क्या यूज है, उसी को घुमा फिरा के मैंने आपके सामने कहानी प्रस्तुत की है। चलिए तो ये चार ऑप्शन है, तो क्यों सीनियर मैनेजर बोलते हैं कि हमें रेशियो निकालें? क्या लगता है ए बी सी या डी? प्लीज टाइप योर रिस्पॉन्स इन द चैट बॉक्स। विच ऑप्शन डू यू थिंक इज करेक्ट? आप मुझे चैट में बताइए, क्या 50 लाख प्रॉफिट हमेशा एकदम जबरदस्त माना जाएगा? बोलिए, एक जवाब दीजिए इस क्वेश्चन का कि आपका प्रॉफिट कितना है यहाँ पे, हाउ मच इज द प्रॉफिट? योर प्रॉफिट इज 50 लाख। क्या ये 50 लाख जो प्रॉफिट है इसको क्या हमेशा हम लोग जबरदस्त मानेंगे? राइट, हाँ या ना जवाब दीजिए। देखिए दोस्तों, 50 लाख सुनने में बड़ा लग रहा है, लेकिन क्या यह बड़ा है या छोटा, यह हम तब तक नहीं जान सकते जब तक हमें उसे बेस फिगर से कंपेयर करें। 50 लाख बड़ा है या छोटा है, ये तब तक हम नहीं जान सकते जब तक हम इसको बेस नंबर से कंपेयर करें। राइट, अगर मान लीजिए कि 50 लाख प्रॉफिट 5 करोड़ रिवेन्यू पर है, जो 50 लाख प्रॉफिट आ रहा है वो 5 करोड़ के रिवेन्यू पर आ रहा है, तो नेट प्रॉफिट मार्जिन कितना हो गया बताइए? व्हाट वुड बी द नेट प्रॉफिट मार्जिन? नेट प्रॉफिट मार्जिन कितना हो जाएगा? 50 लाख डिवाइडेड बाई 5 करोड़ इंटू 100। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, मैं आपको रेशियो एनालिसिस का इंपॉर्टेंस समझा रहा हूं। देखिए 50 लाख प्रॉफिट मान लीजिए 5 करोड़ के रेवेन्यू पर है, तो नेट प्रॉफिट मार्जिन कितना हो जाएगा? 10% नहीं हो जाएगा? अच्छा, दूसरा आप सोचिए कि यही 50 लाख प्रॉफिट मान लीजिए 50 करोड़ रेवेन्यू पे हो, तो 50 करोड़ रेवेन्यू पे यदि 50 लाख प्रॉफिट हो तो नेट प्रॉफिट मार्जिन कितना हो जाएगा? मात्र 1% होगा। तो समझ गए ना बात को? एब्सोल्यूट नंबर खुद में मीनिंगलेस होता है, इसीलिए रेशियो रेशियो ही आपको सही कहानी बताता है। तो यदि हम 50 लाख केवल लिख दें तो ये तो एब्सोल्यूट नंबर है, समझ रहे हैं? और एब्सोल्यूट नंबर मीनिंगलेस है जब तक आप इसको कंपेयर ना करें किसी बेस फिगर से। ये बातें समझ में आ रही है कि रेशियो एनालिसिस कितना इंपॉर्टेंट है? चलिए, ये पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया। अब आपसे एक दूसरा सवाल पूछते हैं, इसका जवाब दीजिएगा कि अगर एक कंपनी मान लीजिए, एक कंपनी की प्रॉफिट मान लीजिए 1 करोड़ की है, एक कंपनी की प्रॉफिट मान लीजिए 1 करोड़ की है, राइट, और लेकिन उसका जो रेवेन्यू है वो मान लीजिए 200 करोड़ का है, तो क्या आप उसे हाईली प्रॉफिटेबल बोलेंगे? विल यू कॉल देम हाईली प्रॉफिटेबल? यस और नो? प्लीज टाइप योर रिस्पॉन्स। This question pertains to our ratio analysis. Just type your response. Is it highly profitable? Just type your response in the chat box, yes or no. प्रॉफिट है 1 करोड़ की, रेवेन्यू है 200 करोड़ का, इज इट हाईली प्रॉफिटेबल? तो दोस्तों टाइप यस अगर आपको लगता है हाँ, और नो टाइप कीजिए यदि आपको लगता है कि नहीं रेशियो देखना जरूरी है। दोस्तों बिल्कुल सही बात है, रेशियो देखना बहुत जरूरी है। अब हम लोग ऑप्शन वाइज बात करते हैं। ऑप्शन ए गलत है। क्यों ऑप्शन नंबर ए गलत है? कोई रूल ही नहीं है कि रेशियो हमेशा परसेंटेज फॉर्मेट में लिखा जाए। ये क्या कर रहा है कि हमें जो भी रेशियो रहेगा उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करो, ऐसा कोई रूल नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी की बात कर लें, ये कह रहा है कि दोनों नंबर जो है सेम फाइनेंशियल स्टेटमेंट से आना चाहिए, राइट। क्या ऐसा जरूरी है क्या कि दोनों नंबर सेम फाइनेंशियल स्टेटमेंट से आए, यानी प्रॉफिट एंड लॉस से ही आए या बैलेंस शीट से आए? आप जानते हैं ये सब फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं हमारे, ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है, समझे। दोनों नंबर जो है अलग अलग स्टेटमेंट से भी आ सकते हैं। हो सकता है कि जो आपका नंबरेटर है वो आपने प्रॉफिट एंड लॉस से ले लिया, जो आपका डिनोमिनेटर है वो आपने बैलेंस शीट से ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन नंबर डी क्या कर रहा है कि लोन रेशियो एनालिसिस जो होता है वो सिर्फ एप्लीकेंट को समझाने के लिए नहीं होता दोस्तों, बल्कि बैंक का जो रिस्क असेसमेंट होता है उसके लिए होता है। तो डी भी गलत है। तो दोस्तों सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर बी, समझे। देखिए प्रॉफिट को एक बेस फिगर से कंपेयर करके हम लोग एफिशिएंसी कैलकुलेट करते हैं, हम लोग परफॉर्मेंस कैलकुलेट करते हैं। यही तो है रेशियो एनालिसिस का असली पर्पस। रेशियो एनालिसिस हम लोग करते क्या है? पिछली बार यही सवाल आया था, व्हाई डू वी यूज द रेशियो एनालिसिस। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए थे। तो ये बात समझना बहुत जरूरी है कि रेशियो एनालिसिस का जरूरत यह है कि प्रॉफिट को हम लोग एक बेस फिगर के साथ कंपेयर करते हैं, जिससे हमें एफिशिएंसी पता चलता है, हमें असली परफॉर्मेंस समझ में आता है। यही तो है रेशियो एनालिसिस का असली फायदा। चलिए ये बातें समझ में आ गई दोस्तों।
ऑप्शन नंबर बी क्यों सही है? तो क्या कोर प्रिंसिपल है रेशियो एनालिसिस का कि एब्सोल्यूट नंबर आपको मीनिंगलेस होता है, राइट? इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, रेशियो का यूज करते हैं और फिर रेशियो के माध्यम से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। अब दोस्तों, अब आप पेन पेपर कैलकुलेटर लेकर बैठिए। अब जो अगला क्वेश्चन आने वाला है ना, ये कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है। चलिए आइए डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। अभी तक हमने 3 क्वेश्चन डिस्कस किए। आई होप वो तीनों क्वेश्चन आपको क्रिस्टल क्लियर हुआ होगा, उसके कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर हुए होंगे। दोस्तों, सवाल ये कर रहा है कि हमारा प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग है, इन्होंने स्टर्लिंग बैंक से, बैंक का नाम है स्टर्लिंग बैंक, स्टर्लिंग बैंक से वर्किंग कैपिटल लोन के लिए अप्लाई किया है। अब देखिए, बैलेंस शीट में जो इनका टोटल करंट एसेट है वो इन्होंने 50 लाख दिखाया है। नेट वर्किंग कैपिटल जो इन्होंने 10 लाख दिखाया है। रिलेशनशिप मैनेजर हैं, इन्होंने बोला, इन्होंने एनडब्ल्यूसी रेशियो निकाला। क्या निकाला? नेट वर्किंग कैपिटल रेशियो निकाला के लिए, समझे? बेस्ड ऑन एनडब्ल्यूसी रेशियो, व्हाट डज द कैलकुलेटेड परसेंटेज प्राइमरली इंडिकेट टू द स्टर्लिंग बैंक? तो यहाँ पे आपसे दो चीजें पूछी जा रही हैं कि एनडब्ल्यूसी रेशियो होता क्या है और इसको कैसे आप इंटरप्रेट करते हैं। चलिए देखते हैं ऑप्शन को। ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, करंट एसेट का कितना परसेंटेज लॉन्ग टर्म सोर्स से फाइनेंस हो रहा है, मतलब बफर अवेलेबल है क्या लिक्विडिटी शॉक के लिए। ऑप्शन नंबर बी आ रहा है कि बिल्कुल वही परसेंटेज बताता है ये रेशियो कि जितना बैंक को लोन देना चाहिए। ठीक है, लिखा है ना, द एग्जैक्ट परसेंटेज ऑफ द करंट एसेट दैट द बैंक शुड फाइनेंस। ऑप्शन नंबर सी कर रहा है कि कंपनी तुरंत अपने करंट लायबिलिटी को अपने करंट एसेट से पे कर सकती है या नहीं। द कंपनी इमीडिएट एबिलिटी टू पे ऑफ इट करंट लायबिलिटी विद द करंट एसेट। और ऑप्शन नंबर डी कर रहा है कि प्रॉफिट का कितना हिस्सा वर्किंग कैपिटल में री इन्वेस्ट हो रहा है। बताइए, बहुत अच्छा सवाल है। क्या लगता है आपको ये जो रेशियो है वो प्राइमरली क्या इंडिकेट करता है बैंक के लिए? चलिए आपसे मैं कुछ बेसिक सवाल पूछता हूं, इसका जवाब दीजिएगा। आप यह बताइए कि नेट वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है? डू यू नो द मीनिंग ऑफ एनडब्ल्यूसी? क्या आपको नेट वर्किंग कैपिटल का मतलब पता है? क्या सिर्फ करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी होता है? यस या नो बताइए, प्लीज टाइप करें। मेरा सवाल यह है कि जो नेट वर्किंग कैपिटल होता है, क्या यह करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी होता है? बिल्कुल जवाब दीजिए। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग नेट वर्किंग कैपिटल? इज इट करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी? इफ यू थिंक इट इज देन टाइप यस, इफ यू डोंट थिंक इट इज टाइप नो। दोस्तों, सही जवाब है इसका यस। देखिए, नेट वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। अब इस केस में आप आ जाइए, इस पार्टिकुलर केस में यदि आप आते हैं तो करंट एसेट कितना है? 50 लाख का करंट एसेट है। करंट लायबिलिटी कितना है? और यहाँ पे नेट वर्किंग कैपिटल कितना है? 10 लाख का है। तो इसका मतलब यह हुआ दोस्तों, करंट लायबिलिटी कितना होगा? करंट लायबिलिटी कितना होगा बताइए? करंट एसेट दिया हुआ है 50 लाख, नेट वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है 10 लाख, व्हाट वुड बी द करंट लायबिलिटी? बिल्कुल सही सोच रहे हैं दोस्तों। 50 माइनस 10, 50 माइनस 10 विल बी 40 लाख। मतलब कंपनी के पास 50 लाख एसेट है, जिसमें से 40 लाख इन्होंने शॉर्ट टर्म क्रेडिटर से फाइनेंस हुआ और 10 लाख जो हुआ वो लॉन्ग टर्म सोर्स से आया। इक्विटी से हो सकता है या लॉन्ग टर्म डेट से हो सकता है। फिर से सुनिए, एसेट कितना है? 50 लाख का है। ठीक है, देखिए इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं। आप जब बैलेंस शीट देखेंगे ना, तो बैलेंस शीट जैसे ऐसा बनता है बैलेंस शीट आपका, तो राइट साइड में क्या होता है? आपका एसेट होता है। तो ये साइड आपका पूरा का पूरा एसेट है, और जो इधर लेफ्ट साइड है इसमें आपका लायबिलिटी होता है। तो कुछ लायबिलिटी आपका लॉन्ग टर्म सोर्स होता है और कुछ आपके शॉर्ट टर्म होते हैं, समझे? तो यहाँ पे जो करंट एसेट है, इसमें एसेट साइड में जो कुछ एसेट साइड में जो कुछ फिक्स एसेट है, ये मान लीजिए हमारा फिक्स एसेट है, ये हमारा करंट एसेट है। करंट एसेट दिया हुआ है 50 लाख, तो 50 लाख का जो फंडिंग हो रहा है, राइट, वो 40 लाख कहां से हो रहा है? 40 लाख फंडिंग शॉर्ट टर्म से हो रहा है, देखिए लिखा हुआ है। ठीक है, 40 लाख का जो फंडिंग हो रहा है वो क्या है? करंट लायबिलिटी है। 40 लाख शॉर्ट टर्म से हो रहा है। बाकी जो 10 लाख है वो लॉन्ग टर्म सोर्स से आ रहा है ना। समझ में आ रहा है? ये जो 50 लाख जो बन रहा है ना, 40 शॉर्ट टर्म से आ रहा है और 10 कहां से आ रहा है? लॉन्ग टर्म से आ रहा है। ठीक है, अब आप जरा एनडब्ल्यूसी रेशियो निकाल के बताएंगे कितना होगा? कैन यू प्लीज कैलकुलेट द एनडब्ल्यूसी रेशियो? अब आप जरा एनडब्ल्यूसी रेशियो निकालिए। व्हाट विल बी द एनडब्ल्यूसी रेशियो? देखिए बहुत सिंपल है। एनडब्ल्यूसी रेशियो निकालने के लिए ना, एनडब्ल्यूसी को नोमीटर में ले लीजिए, टोटल करंट एसेट को डिनोमिनेटर में ले लीजिए, इंटू 100 कर लीजिए। तो यहाँ पे एनडब्ल्यूसी कितना है हमारा? 10 लाख है। टोटल करंट एसेट कितना है? 50 लाख है। इंटू 100 यदि कर लेंगे तो ये आपको मिलेगा 20%। क्या मतलब हुआ 20% का? मतलब कि 20% एसेट को लॉन्ग टर्म फंडिंग सपोर्ट कर रही है। जैसे मान लीजिए कि ये पूरा का पूरा एसेट है, ठीक है, इसका 20% हिस्सा, मतलब ये वाला जो हिस्सा है, ये कहां से पैसा आ रहा है? इसमें
लॉन्ग टर्म सोर्स से पैसा आ रहा है, लॉन्ग टर्म सोर्स, ठीक है ना, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी भी कर सकते हैं इसको, क्योंकि एसेट को, लायबिलिटी को हम लोग सोर्स ऑफ फंड बोलते हैं, एसेट को हम लोग यूज ऑफ फंड बोलते हैं। तो करंट एसेट का जो 20% हिस्सा है उसका फंडिंग हमारा लॉन्ग टर्म सोर्स से हो रहा है, इसी को तो बोलते हैं एनडब्ल्यूसी। एनडब्ल्यूसी क्या होता है? एनडब्ल्यूसी यानी नेट वर्किंग कैपिटल, तो यही बताता है ना कि आपका करंट एसेट का कितना हिस्सा आप जो है लॉन्ग टर्म सोर्स से फंडिंग कर रहे हैं। ठीक है, ये बातें समझ में आई। अब आप हमको एक चीज बताइए, आपसे एक सवाल पूछते हैं, यह बताइए कि अगर एक कंपनी का मान लीजिए एनडब्ल्यूसी रेशियो मात्र 2% है, मान लीजिए एक कंपनी का एनडब्ल्यूसी रेशियो मात्र 2% है, तो क्या आपको लगता है कि इसके पास जो है लिक्विडिटी शॉक को हैंडल करने के लिए बफर होगा? यस और नो, प्लीज टाइप करें। मेरा सवाल सिर्फ बहुत ही सिंपल है, किसी कंपनी का मान लीजिए एनडब्ल्यूसी रेशियो 2% है, डज इट हैव इनफ बफर टू टू हैंडल द लिक्विडिटी शॉक? क्या इसके पास बफर है लिक्विडिटी शॉक को हैंडल करने के लिए? आपसे एक रिक्वेस्ट है, यस या नो तो प्लीज जवाब दे दें चैट बॉक्स में। जितना सेशन को इंटरेक्टिव बनाएंगे उतना आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिलेगी। दोस्तों बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, ठीक है, बिल्कुल नहीं है, राइट। एनडब्ल्यूसी का फायदा ये होता है ना लिक्विडिटी शॉक को एब्जॉर्ब करना। हम लोग ऑप्शन की बात करते हैं, ऑप्शन नंबर ए देख लिए, ठीक है, पहले बी से स्टार्ट करते हैं। बी गलत है, क्यों गलत है? क्योंकि जो हमारा एनडब्ल्यूसी रेशियो होता है ना, ये रेशियो बैंक को डायरेक्टली यह नहीं बताता कितना लोन देना चाहिए, ठीक है, ये क्या कर रहा है, द एग्जैक्ट परसेंटेज ऑफ द करंट एसेट दैट द बैंक शुड फाइनेंस, नहीं ये गलत है, ये आपको एग्जैक्टली ये नहीं बताएगा कि कितना लोन देना चाहिए। सी की बात कर लें तो सी भी गलत है, यह करंट रेशियो का काम है, ये क्या कर रहा है कि कंपनी इमीडिएट एबिलिटी टू पे ऑफ इट करंट लायबिलिटी विद इट करंट एसेट, ये एनडब्ल्यूसी रेशियो में नहीं बताता, तो ये कौन बताता है? तो ये हमें बताता है करंट रेशियो। करंट रेशियो समझते हैं? करंट रेशियो होता है करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, ये रेशियो में बताता है कि कंपनी की क्षमता है कि नहीं कि वो अपने करंट लायबिलिटी को अपने करंट एसेट से पे कर सके, समझे? अच्छा, डी भी गलत है। डी क्यों गलत है? क्योंकि ये बैलेंस शीट का रेशियो है, राइट, प्रॉफिट से इसका डायरेक्ट लिंकेज नहीं है, यहाँ प्रॉफिट का कोई मतलब ही नहीं है, ये जो एनडब्ल्यूसी रेशियो है ना, ये बैलेंस शीट का रेशियो है। तो सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर ए। एनडब्ल्यूसी रेशियो बताता है कि कितना पोर्शन करंट एसेट का लॉन्ग टर्म फंडिंग से सपोर्टेड है, द परसेंटेज ऑफ द करंट एसेट दैट आर फाइनेंस्ड बाय द लॉन्ग टर्म सोर्स, राइट। और यही बैंकर के लिए सेफ्टी बफर है। अगर यह रेशियो हेल्दी है तो बैंक को कॉन्फिडेंस मिलता है कि कंपनी शॉर्ट टर्म क्राइसिस में भी टिक पाएगी। समझे कितना इंपॉर्टेंट रेशियो है दोस्तों, कि शॉर्ट टर्म क्राइसिस यदि आएगा, लिक्विडिटी शॉक यदि आएगा, तो कंपनी टिक पाएगी कि नहीं टिक पाएगी? कैसे बैंकर पता करते हैं? तो बैंकर देखते हैं एनडब्ल्यूसी रेशियो को, यदि वो देखते हैं कि एनडब्ल्यूसी रेशियो काफी अच्छा है, अच्छी बात है, बैंक जो है शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी क्राइसिस को झेल लेगी। ठीक है, अब आपसे एक छोटा सा सवाल पूछते हैं, ये बताइएगा चैट बॉक्स में, आपके हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए सेफ एनडब्ल्यूसी रेशियो अप्रोक्सीमेटली कितना होना चाहिए? 5%, 10% या 20%? बताइए, इसका जवाब दीजिए। बताइए दोस्तों, आपके हिसाब से सेफ एनडब्ल्यूसी रेशियो अप्रोक्सीमेटली कितना होना चाहिए? 5, 10 या 20? प्लीज टाइप करें चैट बॉक्स में। आपका कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, प्लीज सेशन को इंटरेक्टिव बनाइए, ज्यादा मैक्सिमम आप फायदा उठा सकते हैं सेशन का यदि आप इंटरेक्ट करेंगे तो, क्योंकि आपको लॉजिक समझ में आएगा, कंसेप्ट समझ में आएगा। आजकल का जो पेपर है वो समय गया कि केवल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन से काम बन जाएगा, बिल्कुल नहीं काम बनेगा। आजकल का जो पेपर लेवल है आईआईबीएफ का, खासकर सीआईबी का, इसमें आपसे अंडरस्टैंडिंग चेक की जाती है कि आप एनडब्ल्यूसी रेशियो समझते हैं कि नहीं समझते हैं। अब वो समय गया कि खाली आपको एनडब्ल्यूसी रेशियो का फॉर्मूला याद है तो सीधा आप आंसर ले लेंगे, नहीं, आपसे एनडब्ल्यूसी रेशियो इंटरप्रेट करना पूछा जाएगा। डू यू अंडरस्टैंड द एनडब्ल्यूसी रेशियो, हाउ इट इज हेल्पफुल? तो प्लीज इसके लिए जरूरी है कि सेशन को आप इंटरेक्टिव बनाइए। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों इसका सही जवाब है, इसका 20% सही जवाब है। जितना अच्छा एनडब्ल्यूसी रेशियो होगा उतना बैंकर सेफ फील करेंगे, राइट, लोन देने में। आइए, अब तो एक न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आइए डिस्कस करते हैं इसको। दोस्तों सवाल एपेक्स मैन्युफैक्चरिंग के बारे में है, ठीक है। क्या कह रहा है दोस्तों कि इन्होंने कैपिटल बैंक से लोन के लिए अप्लाई किया, कैपिटल बैंक के पास गए कि मुझे लोन दे दो। इनका जो लेटेस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो कुछ ऐसा है, इसमें जो इनका नेट सेल है वो 1200 लाख का है, राइट। तो यहां देख सकते हैं कि नेट सेल इनका 1200 लाख का है, सब फिगर लाख में है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 120 लाख का है, इंटरेस्ट 60 लाख का है, डेप्रिसिएशन 40 लाख का है, टैक्स एक्सपेंस 40 लाख का है, एमोटाइजेशन एक्सपेंस 20 लाख का है। अब जो लोन ऑफिसर हैं कैपिटल बैंक में, इन्होंने क्या किया, इन्होंने ईबीआई टीडीए मार्जिन रेशियो निकाला। क्या निकाला? ईबीआई टीडीए मार्जिन रेशियो।
इन्होंने सोचा कि चलो क्यों ना हम लोग ईबीआई टीडीए मार्जिन रेशियो निकालें ताकि कंपनी की कोर ऑपरेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी समझ सकें। क्या समझ सकें? कंपनी की कोर ऑपरेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी। तो सवाल यह है कि इस कंपनी का ईबीआई टीडीए मार्जिन रेशियो कितना है और इसका बैंक के लिए क्या मतलब है। ऑप्शन ए 20% है और ये कह रहा है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट परसेंटेज बिफोर कैपिटल स्ट्रक्चर, राइट, एंड नॉन कैश एक्सपेंस। बी का रहा है कि 23.3% है और ये बताता है नेट प्रॉफिट मार्जिन आफ्टर ऑल एक्सपेंस शोइंग द ओवरऑल बॉटम लाइन प्रॉफिटेबिलिटी। सी का रहा है कि 10% है, इट शोज द परसेंटेज ऑफ द सेल रेवेन्यू दैट इज अवेलेबल टू पे इंटरेस्ट एक्सपेंस। और डी का रहा है 15% है। बताइए दोस्तों, विच ऑप्शन डू यू थिंक इज करेक्ट, ए बी सी या डी? आपके सामने मैं डेटा फिर से दिखाता हूं। आपको ईबीआई टीडीए मार्जिन रेशियो निकालना है। कैसे निकालेंगे दोस्तों? आप इसके बारे में जानते हैं? डू यू नो हाउ डू यू कंप्यूट इट? हाउ डू वी कंप्यूट द ईबीआई टीडीए मार्जिन रेशियो? डू यू नो इट? चलिए मैं आपको समझाता हूं, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसका एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करता हूं। दोस्तों ऐसा देखिए, ईबीआई टीडीए का फुल फॉर्म पहले बताया आपको। डू यू नो द फुल फॉर्म ऑफ ईबीआई टीडीए? सी, देखिए ये प्रॉफिट से शुरू होता है, फिर इसमें इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन को ऐड करते हैं। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड एमोटाइजेशन। समझे? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड एमोटाइजेशन। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या क्या डेटा दी गई है। हमें डेटा दी गई है, यहाँ पे पीएटी दिया हुआ है, यहीं पे हम सॉल्व करते हैं। डेटा हमारे सामने है, राइट। पीएटी कितना है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है, 120 लाख। प्लीज टाइप करें ईबीआईटीडीए कितना निकल रहा है आपका। ठीक है, पहले आप पीएटी ले लें। पीएटी कितना दिया हुआ है, 120 लाख दिया हुआ है। इसमें आप क्या कर लें, इंटरेस्ट को जोड़ लें। ठीक है, क्योंकि इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा ना, लोन लेंगे तो इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा, खर्चा होगा इंटरेस्ट। इंटरेस्ट को जोड़ लें, कितना है इंटरेस्ट, प्लस 60, कितना हो जाएगा, 180 लाख। इसमें आप डेप्रिसिएशन को जोड़ लें। क्या जोड़ लें, डेप्रिसिएशन को। डेप्रिसिएशन कितना है दोस्तों, डेप्रिसिएशन भी खर्चा है। कितना खर्चा हो रहा है डेप्रिसिएशन में, एक मिनट रुकिए। तो डेप्रिसिएशन आपको दिया हुआ है 40 लाख का। ठीक है, तो इसमें आप 40 लाख भी जोड़ लें तो कितना हो जाएगा, 220 लाख हो जाएगा ना। अच्छा, इसमें टैक्स भी जोड़ लें। टैक्स कितना है, टैक्स खर्चा हो रहा है 40 लाख का। 40 लाख फिर से जोड़ लें, ये 260 लाख हो जाएगा। इसमें एमोटाइजेशन जोड़ लें। एमोटाइजेशन जोड़ लें, कितना है, 120 लाख का है। तो ये हो जाएगा 260 प्लस 20, 280। तो ये जो 280 निकला ना दोस्तों, ये तो मैं स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ, डायरेक्टली आप जोड़ लीजिएगा। समझे? ये तो मैं आपको, हाँ पीएटी, देखिए पीएटी आपको दिया हुआ है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यहाँ पे दिया हुआ है। क्वेश्चन इज आस्किंग यू टू कंप्यूट द ईबीआईटीडीए, राइट। तो सभी को जोड़ना है, आफ्टर टैक्स प्रॉफिट में सब कुछ ऐड करना है। समझे? तो आपको जो ईबीआईटीडीए मिल रहा है वो 280 लाख का मिल रहा है। अब बात आती है ईबीआईटीडीए मार्जिन की। हाउ डू वी कंप्यूट द ईबीआईटीडीए मार्जिन? बहुत सिंपल है। ईबीआईटीडीए मार्जिन निकालना है ना, तो आप इसके लिए क्या कीजिए, जो ईबीआईटीडीए है उसको नोमीटर में ले लीजिए, अपॉन नेट सेल ले लीजिए, मल्टीप्लाइड बाय 100। समझे? तो यहाँ पे ईबीआईटीडीए कितना है हमारा, ईबीआईटीडीए हमने निकाला है 280 लाख है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट 280 लाख। नेट सेल कितना है हमारा, नेट सेल दिया हुआ इन्होंने 1200 लाख। तो 1200 लाख को नेट सेल ले लीजिए, इंटू 100 कर दीजिए। So this will give you near about 23.3%। देखिए दोस्तों, कुछ फंडा ऐसा होता है दोस्तों कि पहले हम लोग ईबीआईटीडीए लेते हैं। समझे? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डेप्रिसिएशन। फिर उसमें से हम लोग क्या करते हैं, इंटरेस्ट माइनस करते हैं। फिर उसमें से हम लोग क्या करते हैं, टैक्स माइनस करते हैं। फिर क्या माइनस करते हैं, डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं। फिर क्या माइनस करते हैं, एमोटाइजेशन माइनस करते हैं। तब हमें मिलता है पीएटी। समझे? यहाँ पे रिवर्स है, यहाँ पे पीएटी दिया हुआ है और ईबीआईटीडीए निकालना है, इसीलिए सबको हमने जोड़ दिया है। बोलिए कंसेप्ट लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया? ये आप लोग जानते भी हैं। देखिए, एक है अर्निंग बिफोर टैक्स और एक है अर्निंग आफ्टर टैक्स। तो बिफोर टैक्स से यदि आफ्टर टैक्स में जाइए, ये क्या है हमारा, अर्निंग बिफोर टैक्स, बिफोर टैक्स एमोटाइजेशन डेप्रिसिएशन, और ये आफ्टर टैक्स। तो इसे यदि ईबीआईटीडीए से पीएटी में जाना है तो इंटरेस्ट घटाओ, टैक्स घटाओ, डेप्रिसिएशन घटाओ, एमोटाइजेशन घटाओ। तो दोस्तों अब जो ये वैल्यू आया है 23.33%, इसका क्या मतलब है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? इसे हम क्या समझते हैं? इसका मतलब यह हो रहा है दोस्तों, इसका सिंपल सा मतलब है कि यदि कंपनी का 1 रुपया का सेल है, कितना, 1 रुपया का मान लीजिए कंपनी का सेल है, तो उसमें 0.233 ऑपरेटिंग प्रॉफिट बन रहा है। क्या बन रहा है, 0.233 ऑपरेटिंग प्रॉफिट बन रहा है, जो कि इंटरेस्ट, टैक्स, नॉन कैश एक्सपेंस को डिडक्ट करने से पहले का है। यह बैंक को दिखाता है कि कंपनी की कोर ऑपरेशन प्रॉफिटेबल है
और लोन रिपेमेंट के लिए स्ट्रॉन्ग कैश जनरेट हो रहा है। समझे? ये क्या दिखा रहा है बैंक कंपनी, ये बैंक को क्या दिखाता है ये रेशियो, कि जो कंपनी का जो कोर ऑपरेशन है ना वो प्रॉफिटेबल है। ठीक है, 1 रुपया सेल पे 0.233 ऑपरेटिंग प्रॉफिट बन रहा है। समझे? कोर ऑपरेशन प्रॉफिटेबल है और लोन रिपेमेंट के लिए स्ट्रॉन्ग कैश जनरेट हो रहा है। अब आप एक सवाल, आपसे एक सवाल पूछ रहे हैं, जवाब दीजिएगा। अगर एक कंपनी का ईबीआई टीडीए मार्जिन मान लीजिए 10% है, तो क्या आप लोन देने में कॉन्फिडेंट होंगे? हाँ या ना, जवाब दीजिए, बताइए। ईबीआई टीडीए आपने दिखा रहे जिसका मान लीजिए 10% है, विल यू बी कॉन्फिडेंट टू गिव द लोन टू सच अ फर्म? अब आइए हम लोग ऑप्शन वाइज बात करते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या है, गलत है, कैलकुलेशन ही गलत है। इन्होंने क्या किया है कि पीएटी अपॉन नेट सेल निकाल लिया है, ये तो गलत है। बी नंबर सही है, सी भी गलत है, डी भी गलत है। समझे? सही जवाब है इसका 23.33। इट रिप्रेजेंट द कंपनी नेट प्रॉफिट मार्जिन आफ्टर ऑल एक्सपेंस, शोइंग द ओवरऑल बॉटम लाइन प्रॉफिटेबिलिटी। राइट? तो ये बैंक को दिखाता है कि कंपनी के कोर ऑपरेशन से कितना प्रॉफिट जनरेट हो रहा है। राइट? चलिए आपसे एक छोटा सा सवाल पूछते हैं, जरा इसको कैलकुलेट करके बताइए। मेरा सवाल यह है, एक कंपनी का मान लीजिए नेट सेल है 1,000 लाख, ठीक है, और मान लीजिए कि इनका जो ईबीआई टीडीए है वो मान लीजिए है 200 लाख, तो बताइए तो इनका ईबीआई टीडीए मार्जिन कितना होगा? जल्दी से जवाब टाइप कीजिए चैट बॉक्स में, ये तो देख के ही आप बता देंगे। व्हाट वुड बी द ईबीआई टीडीए मार्जिन? प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स। कंपनी का नेट सेल है 1,000 लाख, कंपनी का ईबीआई टीडीए है 200 लाख, तो ईबीआई टीडीए मार्जिन जल्दी बताइए कितना होगा? प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स। इट विल बी 200 अपॉन 1000 into 100, दैट वुड बी 20%। चलिए ये क्लियर हो गया। अभी हमने दो रेशियो देखे, एनडब्ल्यूसी रेशियो और ईबीआईटीडीए मार्जिन रेशियो। अब आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। डीएससीआर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो आइए दोस्तों डीएससीआर को थोड़ा समझ लेते हैं। दोस्तों मेट्रो इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने ग्लोबल बैंक से मेट्रो इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने ग्लोबल बैंक से टर्म लोन के लिए अप्लाई किया। बैंक का काम है चेक करना या कंपनी अपने एग्जिस्टिंग और नए लोन का रिपेमेंट टाइम पे कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। बैंक का काम है चेक करना। कुछ डेटा दी गई है। नेट प्रॉफिट 120 लाख, 120 करोड़, डेप्रिसिएशन एमोटाइजेशन 80 करोड़, टोटल टर्म लोन इंस्टॉलमेंट ड्यूरिंग नेक्स्ट ईयर 90 करोड़, इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन टर्म लोन फॉर नेक्स्ट ईयर 60 करोड़। राइट? अब दोस्तों हमें कैलकुलेट करना है नेट डीएससीआर और समझना है इसका मतलब क्या है। नेट डीएससीआर निकालने का रहा, यू हैव टू कंप्यूट द नेट डीएससीआर एंड व्हाट डज दिस रेशियो इंडिकेट? ऑप्शन देखिए, 2.22, 1.55, 2.00, 1.33। बहुत अच्छा सवाल है। और डीएससीआर तो समझिए कि आईआईबीएम का बहुत ही फेवरेट टॉपिक है, हर एक साल सवाल पूछते हैं डीएससीआर पे। तो केवल डीएससीआर फॉर्मूला नहीं रटना है, समझना है। ठीक है दोस्तों, क्या लगता है आपको नेट डीएससीआर कैलकुलेट करने के लिए हमें कौन से फिगर को यूज करना चाहिए? मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूं, नेट डीएससीआर हमें यदि निकालना है तो कौन से फिगर यूज करना चाहिए? मैं आपको कुछ ऑप्शन देता हूं। ऑप्शन नंबर ए, सिर्फ नेट प्रॉफिट देखना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी, नेट प्रॉफिट भी देखिए और साथ ही साथ आप नॉन कैश एक्सपेंस भी देखिए। यानी कि नॉन कैश एक्सपेंस क्या होता है? जैसे आपका डेप्रिसिएशन हो गया, जैसे कि आपका एमोटाइजेशन होता है। अच्छा ये बताइए, डेप्रिसिएशन और एमोटाइजेशन में अंतर क्लियर है? देखिए डेप्रिसिएशन जो होता है ना वो हमारे टेंजेबल एसेट पे होता है, और एमोटाइजेशन जो होता है ना वो हमारा इंटेंजेबल एसेट पे होता है, यही अंतर है। समझे? अच्छा ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि आपको नेट प्रॉफिट लेना है और प्लस आपको इंटरेस्ट भी देखना है, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि नेट प्रॉफिट लेना है और टर्म लोन का इंस्टॉलमेंट लेना है। सॉरी फॉर माय हैंड राइटिंग, प्लीज अंडरस्टैंड। मैं आपको बता भी रहा हूं, मेरा सवाल यह था कि नेट डीएससीआर कैलकुलेट करने के लिए कौन सा फिगर को यूज करना चाहिए? नेट प्रॉफिट ऑप्शन ए, नेट प्रॉफिट प्लस नॉन कैश एक्सपेंस ऑप्शन बी, नेट प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट ऑप्शन सी, नेट प्रॉफिट प्लस टर्म लोन इंस्टॉलमेंट ऑप्शन डी। टाइप कीजिए ए बी सी या डी। क्या लगता है दोस्तों, नेट डीएससीआर को कैलकुलेट करने के लिए कौन सा ऑप्शन को यूज करना चाहिए? बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, नेट प्रॉफिट प्लस नॉन कैश एक्सपेंस। देखिए दोस्तों, जो हमारा डीएससीआर होता है ना, इसका फुल फॉर्म होता है डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो। यह चेक करता है कि कंपनी की जो एक्चुअल कैश एक्रूवल है, क्या चेक करता है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। ये चेक करता है कि कंपनी की जो एक्चुअल कैश एक्रूवल है, राइट, वो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट रिपे करने के लिए काफी है या नहीं है। समझे? मतलब कंपनी का जो एक्चुअल कैश एक्रूवल है, इज इट एनफ टू पे द प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट? आप सोचिए, टर्म लोन लीजिएगा तो प्रिंसिपल इंटरेस्ट तो पे करना ही पड़ेगा ना।
तो जो कैश एक्रूवल है, कैश एक्रूवल समझते हैं, कैश एक्रूवल मतलब कैश फ्लो, क्या ये सफिशियंट है प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पे करने के लिए? अब आप पूछेंगे कैश एक्रूवल कौन सा वर्ड आ गया? देखिए कैश एक्रूवल का मतलब दो ही चीज होता है, एक तो इनका नेट प्रॉफिट और दूसरा इनका नॉन कैश एक्सपेंस। तो जरा बताइए तो इस केस में कैश एक्रूवल कितना है? व्हाट इज द कैश एक्रूवल हियर? प्लीज कंप्यूट द कैश एक्रूवल हियर। तो देखिए कैश एक्रूवल के लिए पहले हम लोग इनका नेट प्रॉफिट लेंगे, 120 करोड़ का है नेट प्रॉफिट, और नॉन कैश एक्सपेंस लेंगे, नॉन कैश एक्सपेंस भी यही दोनों आ जाएगा ना, 80-80 करोड़ का हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 200 करोड़ नहीं हो जाएगा कैश एक्रूवल? समझ में आया ये बात? ठीक है। तो आपने कैश एक्रूवल ले लिया, और उसको डिवाइड किससे करेंगे? उसको डिवाइड कर देंगे हम लोग। देखिए दो चीजें हैं, एक तो इंस्टॉलमेंट है, टर्म लोन का इंस्टॉलमेंट, और इंटरेस्ट एक्सपेंस। ठीक है, तो हमें इंटरेस्ट एक्सपेंस, ये इंस्टॉलमेंट में ही सब कुछ आ गया, इट इज इंक्लूडेड इन द इंस्टॉलमेंट। तो जो हमारा डीएससीआर होगा ना, वो कितना हो जाएगा? 200 करोड़ डिवाइडेड बाय 90। समझ में आया? यहाँ पे इंटरेस्ट एक्सपेंस का कोई रोल नहीं है, क्योंकि टोटल टर्म लोन इंस्टॉलमेंट जो आ गया ना, जब इंस्टॉलमेंट हम पे कर रहे हैं उसमें इंटरेस्ट भी पे कर रहे हैं, प्रिंसिपल भी पे कर रहे हैं। क्या बताइए? इंस्टॉलमेंट में दोनों चीज होता है ना, प्रिंसिपल भी होता है, इंटरेस्ट भी होता है। ठीक है, तो दोनों चीज आ गया, तो सिंपली 200 को 90 से डिवाइड कर दीजिए, तो जो आपको वैल्यू मिलेगा ना, वो 2.22 मिलेगा। यही हमारा नेट डीएससीआर होगा। अब आपसे एक सवाल है, ये जो 2.22 है, इसका मतलब क्या है? व्हाट डज इट इंडिकेट? बताइए तो। यह रेशियो क्या बताता है, इसका मतलब क्या है? व्हाट डज इस 2.22 इंडिकेट? दोस्तों यह रेशियो बताता है कि कंपनी अपने प्रिंसिपल इंस्टॉलमेंट को 2.22 टाइम्स कवर कर सकती है अपनी कैश एक्रूवल से। समझे? तो यही बताता है हमें कि मतलब यह हुआ कि अगर सिर्फ, ध्यान दीजिएगा, अगर सिर्फ सिंपल शब्दों में बोले तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर सिर्फ कंपनी को प्रिंसिपल रिपे करना हो, राइट? आई थिंक ये जो टर्म लोन इंस्टॉलमेंट है, अच्छा ये प्रिंसिपल के लिए, ठीक है, तो यदि इनको प्रिंसिपल रिपे करना हो तो कंपनी के पास दोस्ताना बफर है, रिपेमेंट का रिस्क काफी कम है। समझे? तो ये चीजें ध्यान रखनी है। तो सिंपल सा चीज है, नेट डीएससीआर का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। यदि नेट डीएससीआर एक से ज्यादा है, राइट, इसका मतलब यह हुआ कि कंपनी के पास रिपेमेंट कैपेसिटी अच्छा है। ठीक है, जितना ज्यादा रहेगा उतना अच्छा है। ठीक है, तो ये चीज समझना बहुत जरूरी है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2.22 ए। ठीक है, 2.22 इज द करेक्ट आंसर। मतलब आपको क्या करना है कि जो कैश एक्रूवल है उसको नोमिनेटर में लिखना है, और जो इनका टोटल इंस्टॉलमेंट है वो डिनोमिनेटर में लिखना है। ठीक है, बस ये फॉर्मूला यूज करना है नेट डीएसआर को कंप्यूट करने के लिए। चलिए एक और सवाल देखते हैं डीएससीआर पे। लेट्स सी वन मोर क्वेश्चन ऑन डीएससीआर। यहाँ पे देखिए, हाँ ये सवाल है वैंक्यूज रेशियो पे। वैंक्यूज रेशियो क्या होता है? नाम सुने आप कभी वैंक्यूज रेशियो का? ये बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो है, सवाल इस पे बराबर आता है। व्हाट इज दिस वैंक्यूज रेशियो? लेट्स अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, ये सवाल ये कर रहा है कि जो एटलास मैन्युफैक्चरर है, राइट, तो एटलास मैन्युफैक्चरर का केस है, कंपनी ने नया डेप्ट फाइनेंसिंग के लिए अप्लाई किया है। कंपनी हैज अप्लाइंग फॉर एडिशनल डेप्ट फाइनेंसिंग, राइट। बैंक का क्रेडिट एनालिस्ट इनका वैंक्यूज रेशियो कैलकुलेट करता है। तो कंपनी का फाइनेंशियल दिया हुआ है लॉन्ग टर्म डेप्ट 60 करोड़ का, ईबीआई डीटीए, आई थिंक ईबीआई टीडीए होता है, 50-15 करोड़ का दिया हुआ है। अब सवाल है कि इनका वैंक्यूज रेशियो क्या होगा? सबसे पहले क्या बताया, क्या लगता है आपको? वैंक्यूज रेशियो सुने हैं नाम, क्या होता है? देखिए वैंक्यूज रेशियो क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। ये बुक में एक वर्ड, और बार बार इन लोग यही सवाल पूछते हैं। इसका मतलब यह होता है कि लॉन्ग टर्म डेप्ट, राइट, डिवाइडेड बाय ईबीआई डीटीए। ठीक है, सिंपल सा डिवीजन है। तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म डेब्ट कितना दिया हुआ है? यहाँ पे देखिए लॉन्ग टर्म डेब्ट 60 करोड़ दिया हुआ है, ईबीआईटीडीए कितना दिया हुआ है? 15 करोड़ दिया हुआ है। डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा? 4 मिलेगा। मतलब इसका वैंक्यूज रेशियो कितना निकला? 4 निकला। इसका मतलब क्या होता है? क्या इसका मतलब है कि कंपनी 4 महीने में अपना डेब्ट चुका देगी, या इसका मतलब है कि 4 साल लगेंगे पूरा डेब्ट चुकाने में, अगर पूरा ईबीआई टीडीए रिपेमेंट हो? जल्दी जवाब दीजिए, क्या मतलब है इस 4 का? ये बात तो क्लियर है कि वैंक्यूज रेशियो इनका 4 है। क्या इनको 4 महीने में पूरा डेब्ट चुका देगी, या इनको 4 साल लग जाएंगे? दोस्तों इसका मतलब यह है कि कंपनी को अपने पूरे करंट ईबीआई डीटीए यूज करना पड़े तो अपना लॉन्ग टर्म डेब्ट रिपे करने में 4 साल लगेंगे। इट विल टेक 4 years फॉर द कंपनी टू रिपे, राइट, टू यूज इट करंट ईबीआई टीडीए टू पे द लॉन्ग टर्म डेब्ट। समझ में आया दोस्तों? देखिए नमिटर में हम लोग क्या लिख रहे हैं कि इनका लॉन्ग टर्म डेब्ट कितना है। ईबीआई टीडीए मतलब क्या हुआ? 15 करोड़। मतलब 4 साल लग जाएगा अपने ईबीआई टीडीए के माध्यम से इनको अपने लोन को चुकाने में। दैट इज द पॉइंट।
तो इससे हमें एक चीज समझ में आता है कि जितना बड़ा यह रेशियो होगा उतना ज्यादा डेप्ट बर्डन है कंपनी पर। ऑब्वियसली जितना ज्यादा रेशियो होगा तो डेप्ट बर्डन जो कंपनी पर है उतना ही ज्यादा होगा, समझे। और 4 का रेशियो एक थ्रेशोल्ड माना जाता है जहां पे बैंक थोड़ा कॉशियस हो जाता है, मतलब रिस्क मॉडरेट है, बैंक को और डिटेल देखनी पड़ेगी बिफोर लैंडिंग, समझे। अच्छा, एक रैपिड फायर करते हैं, जल्दी बताइए। अगर रेशियो मान लीजिए 2 है तो कंपनी कितने साल में अपना डेप्ट रिपे कर पाती है? ऑब्वियसली 2 साल में। और अगर रेशियो 6 होता है तो आपको रिस्क कम लगता है कि ज्यादा लगता है? ऑब्वियसली बहुत ज्यादा रिस्क होगा क्योंकि डेप्ट बर्डन ज्यादा है। तो दोस्तों, वेंकिस रेशियो 4 इंडिकेट करता है कि कंपनी को अपना पूरा ईबीआई डीटीए यूज करके 4 साल लगेंगे डेप्ट रिपे करने में। यही होता है ईबीआई टीडीए रेशियो का मतलब। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन को हम यही समाप्त करते हैं। और भी बहुत सारे सवाल हैं, इसको हम लोग अगले सेशन में देखेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो, एक लाइक जरूर कीजिएगा। और दोस्तों, इसका जो आपको पीडीएफ है वो आपको कोर्स में मिल जाएगा। और साथ ही साथ दोस्तों, जो वीडियो का लिंक है, जो रिकॉर्डेड सेशन है, वो भी